पता नहीं इस कल मोही ने कैसे मेरे बेटे को रन मुरीद बना लिया। नुसरत बेगम के लहजे में हसरत से ज्यादा हैरानी थी, क्योंकि अल्तमश खानजादे का गुस्सा पूरे गांव में मशहूर था। शहर के कारोबारी हरीफ भी इससे बचकर रहते। अलबत्ता दादी में इसकी जान बसती थी, तभी मिन्नत करने पर इनकी बेवा भांजी से निकाह किया, जो 30 साल के थे। अल्तमश के तेवर देखकर सबको यकीन था कि रिश्ता 2 दिन में टूट जाएगा, लेकिन सुहाग रात न जाने फरिया ने इस पर क्या जादू किया कि वो इसके गुन गाने लगी। नी सलमा, जरा आज पता तो किया ये करती क्या है। नुसरत बेगम ने नौकरानी को 5,000 दिया। रात बेडरूम का दरवाजा बंद होते सलमा कान लगाए दरवाजे के बाहर खड़ी थी कि अचानक, हमने तो सोचा था कि अल्तमश के लिए कोई कोहे काफ की पड़ी का रिश्ता लेकर आएंगे। ये दादी के कहने पर क्या हो गया? 30 साला बेवा का रिश्ता मेरे शेर जैसे बेटे के लिए? मैं कैसे कबूल कर सकती थी? सफीना बेगम फोन पर अपनी पुरानी सहेली से शिकवे कर रही थी। आवाज में नाराजगी भी थी, बेबसी भी थी, अंदर कहीं इत्मीनान भी था। इस हवेली में इनके सास यानी अल्तमश की दादी का फैसला आखिरी फैसला समझा जाता था। बरसों से यही रिवायत चली आ रही थी। जायदाद के कई मामले भी इसी रवायत से जुड़े हुए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने अपनी राय रख सके। तुम ही बताओ, मेरा बेटा कितनी हसीन लड़कियों के रिश्ते ठुकरा चुका है। वो ऐसी औरत को कब कबूल करेगा जिसकी एक शादी पहले हो चुकी हो? मुझे पूरा यकीन है सुबह होते ही वो खुद कहेगा कि रिश्ता खत्म कर दो। दूसरी तरफ से शायद तसल्ली दी जा रही थी। सफीना बेगम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इन्हें वाकई यकीन था कि ये शादी सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। अल्तमश के मिजाज को वो सबसे बेहतर जानती थी। जिद इसकी फितरत थी, पसंद अपनी मर्जी से करता था, फैसला भी अपनी मर्जी से करता था, किसी का दबाव कभी बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसी यकीन ने इनके दिल का बोझ हल्का कर रखा था। ऊपर से वो नाराज दिखाई दे रही थी, अंदर से मुतमईन थी कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीचे हवेली में शादी की तकरीब इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। राहदारियों में खामोशी उतरने लगी थी। सिर्फ चंद मुलाजिम आखिरी इंतजाम समेट रहे थे। इस हवेली की एक पुरानी रस्म थी। सुहाग रात के बाद एक ऐसी रस्म अदा की जाती थी जिससे दुल्हन की कंवारापन की तस्दीक की जाती थी। बरसों से यही होता आया था। खानदान की हर बहू को इस मरहले से गुजरना पड़ता था, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। फरीहा बेवा थी। इस रस्म की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती थी। किसी ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की। हर शख्स खामोश था। खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। फरिया खामोशी से कमरे में बैठी थी, सर झुका हुआ था। चेहरे पर ना खौफ दिखाई देता था, ना बेचैनी, ना किसी नई दुल्हन जैसी शर्म, जैसे वो जिंदगी के कई इम्तिहान पहले ही दे चुकी हो। अब एक और इम्तिहान, इसके लिए कोई नई बात ना हो। इधर अल्तमश आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहा था। चेहरा स्पाट था, कदम पूरे तमाद थे। इसकी आंखों में क्या चल रहा था कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। नीचे अपने कमरे में बैठी सफीना बेगम ने घड़ी पर एक नजर डाली। इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि सुबह होते ही अल्तमश खुद कहेगा ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए। सुबह होते ही हवेली के पुरसकून माहौल में अचानक बुलंद आवाज गूंजी। सफीना बेगम चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। आवाज साफ पहचान में आ रही थी। अल्तमश गुस्से में था। इनके चेहरे पर बेख्तियार इत्मीनान आ गया। इन्होंने दिल ही दिल में सोचा, आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। किसी की मर्जी के खिलाफ शादी तो कराई जा सकती है, किसी की मर्जी के खिलाफ रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। जरूर फरिया से कोई बात हुई होगी। अब शायद रिश्ता खत्म करने की बात होने वाली है। वो तेजी से कमरे से निकली, मगर जैसे करीब पहुंची इनके कदम वहीं रुक गए। ये क्या तरीके काम करने का? मेरी बीवी कब से जाग रही है? इसने तुम्हें चाय बनाने का कहा था। इसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। 2 घंटे गुजर गए, अभी तक चाय नहीं पहुंची। नौकरानी सर झुकाए कांप रही थी। साहब जी, मैं
कोई वजाहत नहीं सुननी मुझे। अल्तमश की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मेरी बीवी इस घर की मालकन है, मेरे दिल की मलका है। आज के बाद इसके हर हुक्म को मेरा हुक्म समझा जाएगा। किसी ने इसकी बेइज्जती की, किसी ने इसकी बात टाली, माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नौकरानी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। अल्तमश के सामने बड़े बड़े कारोबारी हरीफ भी अपनी आवाज नीचे कर लेते थे। वो बेचारी मुलाजमा क्या हैसियत रखती थी। इस लम्हे सफीना बेगम आगे बढ़ी। अल्तमश ने फौरन इनकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हुआ है? अम्मी आप खुद ही देख लें, फरिया सुबह से जागी हुई है। इसे सुबह की चाय पीने की आदत है। इसने चाय मांगी, अभी तक किसी ने चाय नहीं दी। आपने आखिर कैसे लोग काम पर रखे हुए हैं? सफीना बेगम ने हैरत से बेटे को देखा। बेटा, चाय बनने में थोड़ी देर हो गई, इतनी सी बात पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अल्तमश का चेहरा सख्त हो गया। क्यों देर हुई? मेरी बीवी ने हुक्म दिया था, किसी आम इंसान ने नहीं। आइंदा इसकी किसी बात में देर नहीं होनी चाहिए। सफीना बेगम खामोश रह गईं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वही अल्तमश है जो गुज़िश्ता रात तक इनकी उम्मीदों के मुताबिक इस शादी को ख़त्म करने वाला था। फरिया थोड़े फासले पर खामोश खड़ी थी। इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, न शिकायत की, न सफाई दी, सिर्फ खामोशी से सब कुछ देखती रही। कुछ ही देर बाद नाश्ते का वक्त हो गया। इस हवेली में बरसों से एक रस्म चली आ रही थी। शादी के अगले दिन पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठकर पहला नाश्ता करता था, मगर आज रस्म टूट गई। हम नाश्ता कमरे में करेंगे। अल्तमश ने इतना कहा, फरिया की तरफ देखा। इसके बाद दोनों आपस में वापस कमरे में चले गए। पूरा दिन दरवाजा बंद रहा। कभी चाय अंदर गई, कभी दोपहर का खाना, कभी फल, कभी शाम की कॉफी, कभी रात का खाना। अल्तमश एक बार भी बाहर नहीं आया। घर के हर फर्द की नजरें इसी कमरे पर लगी रहीं। दूसरी रात भी आ गई, दरवाजा फिर भी बंद रहा। सफीना बेगम अपने कमरे में बैठी बेख्तियार नाखून चुबा रही थी। इनके ज़हन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर इस औरत ने मेरे बेटे पर ऐसा क्या असर कर दिया? ये कैसे हो गया? सलमा, ओ सलमा, कहाँ मर गई है तू? जब काम होता है तभी गायब हो जाती है। सफीना बेगम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चंद लम्हों बाद सलमा दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। जी बेगम साहिबा। सफीना बेगम ने दरवाजा बंद किया, आहिस्ता से इसके करीब आई। अगर तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगी। सलमा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या काम है बेगम साहिबा? जा छोटे साहब के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जा। अंदर जो भी बात हो, जो भी आवाज आए, लफ्ज ब लफ्ज आकर मुझे बताना। सलमा का रंग उड़ गया। बेगम साहिबा, अगर बड़े साहब ने देख लिया, अगर छोटे साहब को पता चल गया, मेरी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, शायद जान भी ना बचे। सफीना बेगम ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सलमा अब भी हिचकिचा रही थी। बेगम साहिबा, छोटे साहब का गुस्सा पूरा शहर जानता है। मैंने कहा ना, जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सलमा ने खामोशी से सर झुका लिया। अगले लम्हे वो कमरे से निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। सफीना बेगम ने मोबाइल उठाया, अपनी सहेली का नंबर मिलाया। हाँ सुनाओ, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज आई। सफीना बेगम ने लंबी सांस ली। क्या बताऊं, मामला मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। क्यों? अल्तमश तो 18-19 साल की हसीन लड़कियों को भी कोई अहमियत नहीं देता था। अब ये 30 साल बेवा ना जाने इस पर क्या असर कर गई है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। वैसे शक्लो सूरत कैसी है इसकी? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, चेहरा अच्छा है, कद काट भी अच्छा है, वकार भी है, मगर हर उम्र का अपना हुस्न होता है ना। जवानी तो जवानी होती है। औरत 30 साल की हो जाए तो जिंदगी का एक एक दौर शुरू हो जाता है। फिर 40 साल आते देर नहीं लगती। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया। हो सकता है नई नई शादी का असर हो, मुझे भी पहले यही लगता था। अब दिल मानने को तैयार नहीं, फिर क्या करोगी? नौकरानी को भेजा है, वो कमरे के बाहर खड़ी, जो कुछ अपने अंदर हो रहा होगा सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई थी। इतनी फिक्र मत करो, शुरू शुरू में अक्सर मर्द बीवी को ज्यादा वक्त देते हैं।
چند دن بعد سب معمول پر آ جاتا ہے۔ سفینہ بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اللہ کرے تمہاری بات سچ نکلے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا اس لمحے حویلی کی لمبی راہداری میں ایک سایہ خاموشی سے حرکت کر رہا تھا۔ سلمہ ابھی تک التمش کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، مگر کمرے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں جان بوجھ کر مکمل خاموش بیٹھے ہوں، یا پھر انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہو کہ دروازے کے باہر کوئی موجود ہے۔ سلمہ، او سلمہ! رات کافی گزر چکی تھی، نیند سفینہ بیگم کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے سلمہ اندر آئی، سفینہ بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی حالت کچھ بدی بدی لگ رہی تھی۔ چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کیا التمش کو پتہ چل گیا تھا کہ تو کمرے سے باہر کھڑی تھی؟ نہیں بیگم صاحبہ، ان کو تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ نے جو کام دیا تھا وہ میں کر کے آئی ہوں، اندر کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہیں لگا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اچھا، جلدی بتا اندر کیا ہو رہا تھا؟ میرا بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دونوں ہنس رہے تھے، محبت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سلمہ نے فوراً دوپٹہ اٹھا کر آدھا چہرہ چھپا لیا۔ بیگم صاحبہ، وہ باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سفینہ بیگم کی بھویں تن گئی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ میں نے تجھے اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ سلمہ نے جھجکتے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے میری جان، میری ملکہ۔ یہ سنتے سفینہ بیگم کا چہرہ بگڑ گیا۔ انہوں نے بے اختیار دانت بھینچ لیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ اس کے بعد سلمہ خاموش ہو گئی۔ بول بھی۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ سفینہ بیگم حیران رہ گئی۔ اگر دونوں خاموش تھے تو پھر تو نے 2 گھنٹے کیا سنا؟ سلمہ کی گردن مزید جھک گئی۔ بیگم صاحبہ، ہاں، اس کے بعد کوئی بول نہیں رہا تھا۔ پھر آوازیں کس بات کی آ رہی تھیں؟ سلمہ کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے پھر دوپٹہ منہ پر رکھ لیا، نظریں زمین میں گاڑ دی۔ وہ جی بس آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سفینہ بیگم نے سلمہ کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا، اس کی شرمندگی دیکھی، اس کی گھبراہٹ دیکھی۔ اگلے لمحے وہ سب کچھ سمجھ گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بس ٹھیک ہے، جا یہاں سے۔ سلمہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سفینہ بیگم کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، یہ سب نئی شادی کا اثر ہے، چند دن کی دلچسپی ہے، چند دن بعد التمش خود اکتا جائے گا، پھر ایسے یاد آئے گا کہ اس نے کس عورت سے شادی کی ہے، پھر وہی ہوگا جس کا انہیں شروع سے یقین تھا۔ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ التمش کے دل میں جو فیصلہ ایک بار جگہ بنا لیتا تھا، وہ فیصلہ دنوں میں نہیں بدلتا تھا۔ 3 دن بعد پہلی بار ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ پورے 3 دن، پوری 3 راتیں کھانا بھی وہیں پہنچتا رہا، چائے بھی، کافی بھی، ہر چیز اسی کمرے میں جاتی رہی۔ ان 3 دنوں میں سفینہ بیگم نے کس بے چینی کے ساتھ وقت گزارا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آج پہلی بار التمش فریہ کے ساتھ حویلی کے لان میں موجود تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ ٹہل رہے تھے۔ التمش نے فریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ کبھی وہ اس کے کان میں کچھ کہہ دیتا، کبھی فریہ ہنس پڑتی، کبھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ انہیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے محبت کرنے والے 2 لوگ آخرکار ایک ہو گئے ہوں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ محبت کی شادی نہیں تھی، یہ رشتہ تو حالات نے جوڑا تھا۔ دادی دور بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر اطمینان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دل دل میں دعا کر رہی تھی، بس اب جلدی سے اس گھر میں بچے کی خوشخبری بھی آ جائے۔ مگر سفینہ بیگم کی دعا بالکل مختلف تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اولاد آ گئی، یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا۔ وہ یہی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی دونوں کے قریب آئیں۔ التمش فوراً سیدھا ہو گیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام امی، آئیے بیٹھیں۔ فریہ نے بھی احترام سے سلام کیا۔ سفینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ سیدھا التمش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دفتر نہیں جانا تم نے؟ کتنے دن ہو گئے شادی ہوئی ہے، دنیا ختم نہیں ہو گئی، کاروبار بھی ضروری ہوتا ہے۔ التمش ہلکا سا مسکرایا۔ امی، یہ سب کچھ ہم نے محنت سے بنایا، اب ایسا
कोई काम नहीं कि अगर मैं चंद दिन दफ्तर ना जाऊं तो सब रुक जाए। आज अगर सारे कारोबार बंद भी हो जाएं तब भी हमारी 4 नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकती हैं। चंद दिन में दफ्तर ना जाऊं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वो एक लम्हे के लिए रुका। वैसे भी आज शाम में फरीहा को डिनर पर ले जा रहा हूं, फिर शहर के नए पार्क की सैर भी करेंगे। इसने फरीहा की तरफ देखा। जाओ तैयार हो जाओ, वक्त कम रह गया है। फरीहा खामोशी से मुस्कुराई। जी वो अंदर चली गई। अब पहली बार सफीना बेगम को लगा कि इन्हें बेटे से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा एक बात पूछूं? जी अम्मी। तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, फिर अचानक क्या हो गया? अल्तमश ने चंद लम्हे खामोश रहकर इन्हें देखा। शादी नहीं करना चाहता था, ये अलग बात थी। वो पुरसकून लहजे में बोला, मगर शादी हो गई, अब वो मेरी बीवी है। जब तक एक औरत मेरी बीवी बन चुकी है तो इसे बीवी का मुकाम देना मेरी जिम्मेदारी है। सफीना बेगम खामोश नहीं। अल्तमश ने दोबारा कहा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं इसे नीचे वाले तहखाने में बंद कर दूं? सफीना बेगम चौंक गई। मैंने कब ऐसा कहा? फिर मुझे तो लगा था तुम एहतजाज करोगे, कह दोगे कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अल्तमश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगर मुझे इतना ही एहतजाज करना होता तो मैं शादी न करता। जब एक रिश्ता कबूल कर लिया है तो इसे निभाना भी आना चाहिए। सफीना बेगम ने आखिरी कोशिश की। बेटा, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी तुम्हारी शादी किसी कम उम्र लड़की से हो। मेरी बात मानो, कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर लेना, इस बार किसी जवान लड़की से। अल्तमश का चेहरा संजीदा हो गया। फिलहाल मुझे दूसरी बीवी की कोई जरूरत नहीं। वो साफ लहजे में बोला, मेरे लिए फरीहा काफी है। ये कहकर वो मुड़ा। इजाजत दे अम्मी, हमें देर हो रही है। वो लंबे कदमों से अंदर चला गया। सफीना बेगम वहीं बैठी रह गई। इन्हें महसूस हुआ इनका बेटा किसी के पल्लू से बंद कर नहीं जा रहा था, बल्कि पहली बार अपनी मर्जी से किसी का हाथ थाम कर जा रहा था। फरीहा, अल्तमश की नरम आवाज कमरे में गूंजी। फरीहा अलमारी के सामने खड़ी इसकी घड़ी निकाल रही थी। हल्के से पलटकर इसकी तरफ देखा। आंखों में बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। जी जरा इधर आओ। वो ऐसा ऐसा चलती हुई इसके सामने आकर रुक गई। अल्तमश पहले सफेद शर्ट पहन चुका था, सिर्फ ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। ये बंद कर दो। फरिया ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। निहायत एहतियात से शर्ट का पहला बटन बंद किया, फिर दूसरा। उंगलियां कपड़े को संभालते हुए इसके सीने के करीब से गुजरी। अल्तमश खामोशी से सिर्फ इसे देखता रहा। इतनी तवज्जो से क्या देख रहे हैं? फरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अपनी किस्मत। वो रुक गई। किस्मत? हाँ, कभी कभी इंसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता। फरिया ने शर्ट सीधी कि आपको मजाक बहुत आता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। इसने नरमी से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे लगता था मेरी जिंदगी सिर्फ काम के लिए बनी है, फिर अचानक तुम आ गई। फरिया ने नजरें झुका ली। शादी तो आप करना भी नहीं चाहते थे। अल्तमश हल्का सा हंसा। ये बात तुम कितनी बार पूछोगी, जब तक जवाब पूरी तरह समझ ना आ जाए। इसने आहिस्तगी से फरिया को अपने करीब कर लिया। मैं शादी नहीं करना चाहता था, तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता। दोनों बातों में फर्क है। फरिया ने हैरत से इसे देखा। ये फर्क मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे खुद भी देर से समझ आया। वो इसके माथे से बिखरी हुई एक लट कान के पीछे करने लगा। तुम बहुत कम बोलती हो, हर वक्त बोलने वाले घर में काफी हैं। दोनों हंस पड़े। अल्तमश ने इसे अपने बाजू में समेट लिया। फरिया भी बेतकल्लुफी से इसके करीब आ गई। दोनों कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। एक बात पूछूं? पूछें। अगर ये शादी ना होती तो फिर भी शायद मेरी दुआ में तुम ही होती। फरिया ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। आप इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखते हैं? जब सामने सुनने वाली अच्छी हो तो बातें खुद अच्छी हो जाती हैं। वो शर्मा कर हल्का सा मुस्कुरा दी। इस लम्हे अल्तमश की नजर दरवाजे की तरफ गई। चंद लम्हों के लिए इसका चेहरा संजीदा हुआ। फरिया ने भी इसकी निगाह का रुख देखा। क्या हुआ? तुम्हें महसूस हुआ क्या जैसे बाहर कोई मौजूद है? फरिया ने चंद लम्हे खामोश रहकर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे भी ऐसा ही लगा। अल्तमश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। देखने दो, अगर वाकई कोई देख रहा हो तो देखता रहे। वो पुरसकून लहजे में बोला। मुझे अपनी बीवी का हाथ थामने में कोई शर्म नहीं। फरिया के चेहरे पर सुकून उतर आया। लोग बातें करेंगे, लोगों का काम बातें करना है, मेरा काम तुम्हारा साथ देना है। इसने इसका हाथ थामा। चलो। कहाँ?
आज सिर्फ डिनर नहीं, आज तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक बड़े होटल में मौजूद थे। कारोबारी शख्सियात एक एक करके अल्तमश से मिल रही थीं। अल्तमश ने हर तारुफ में एक ही जुमला कहा, मिलिए, ये मेरी अहलिया फरीहा है। हर शख्स ने एहतराम से फरिया को सलाम किया। किसी ने इसकी तारीफ की, किसी ने दोनों को मुबारकबाद दी, किसी ने कहा आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अल्तमश हर बार मुस्कुरा देता, फरिया खामोश वकार के साथ इसके बराबर खड़ी रहती। ऐसे दौरान हवेली में सफीना बेगम को एक के बाद एक फोन आने लगे। मुबारक हो, आज अल्तमश साहब अपनी अहलिया को बिजनेस डिनर में साथ लाए थे। बहुत नफीस खातून है। अल्तमश साहब बड़े फख्र से सबको इनसे मिलवाते रहे। हर फोन के साथ सफीना बेगम के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। इन्होंने मोबाइल आहिस्ता से मेज पर रख दिया। इनके दिल में पहली बार एक खौफ ने जन्म लिया। अल्तमश ने सिर्फ शादी कबूल नहीं की थी, इसने फरिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर सबके सामने तस्लीम भी कर लिया था। वो आहिस्ता से सोफे पर बैठ गई। इनके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अब अगर पूरा शहर जान चुका है कि फरिया अल्तमश खानजादा की बीवी है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था, अल्तमश का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अल्तमश सफीना बेगम ने जैसे इसे आवाज दी, वो सीढ़ियां उतरते हुए रुक गया। जी अम्मी, जरा मेरे कमरे में आओ। अल्तमश खामोशी से इनके पीछे चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही सफीना बेगम ने मेज पर रखा एक खूबसूरत मखमली डिब्बा इसकी तरफ सिरका दिया। ये क्या है? अल्तमश ने डिब्बा खोला। अंदर हीरे सोने से मुज़य्यन एक निहायत नफीस सेट रखा था। ये फरिया के लिए है। सफीना बेगम का माथा सुकड़ गया। किस लिए? मुंह दिखाए का तोहफा? क्या मतलब? शादी जल्दी में हुई थी, रस्में भी अधूरी रह गईं। मैं इसे मुंह दिखाए का तोहफा नहीं दे सका था, आज वक्त मिला तो बनवा लिया। सफीना बेगम ने हैरत से सेट को देखा। कितने का है? 30 लाख रुपए। क्या? इनकी आवाज बेख्तियार बुलंद हो गई। 30 लाख रुपए सिर्फ एक सेट पर? जी। इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? रस्म गुजर गई, खत्म हो गई, अब इसका क्या फायदा? अल्तमश ने डिब्बा दोबारा बंद किया। अम्मी, इसकी आवाज पहले की तरह पुरसकून थी। बीवी पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? सफीना बेगम खामोश रह गई। अल्तमश ने बात जारी रखी। अल्लाह ने मुझे बीवी दी है, इंसान अपनी बीवी पर खर्च करता है, इसे खुश देखकर खुश होता है। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खर्च नहीं। सफीना बेगम का सबर जवाब देने लगा। बीवी मिल गई है, बड़ी अच्छी। इनके लहजे में तंज भर गया। 30 साल की बेवा। अल्तमश ने नजरें इनकी तरफ उठाई, मगर वो रुकी नहीं। पता नहीं पहले शौहर ने क्यों निभाई नहीं। एक बार तो झिड़का भी बैठा था दोनों के मामले पर। पूरे इलाके में बात हुई थी। तुम्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। तुम तो बस इसका चेहरा देखकर पागल हो गए हो। वैसे इतना कोई हसीन भी नहीं है जितना तुम इस पर मर मिटे हो। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अल्तमश के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। ऐसे आहिस्ता से डिब्बा मेज पर रखा, फिर सीधा अपनी माँ की आंखों में देखा। बात खत्म हो गई अम्मी? सफीना बेगम ने हैरत से इसे देखा। नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें समझा रही हूँ। अल्तमश ने धीरे से कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी, मगर इतनी मजबूत जरूर थी कि सफीना बेगम खामोश हो गई। पहली बात, फरिया मेरी बीवी है। दूसरी बात, इसका माजी इसकी जिंदगी का हिस्सा था, मेरा नहीं। तीसरी बात, मैंने इससे शादी पूरी हकीकत जानकर की है, किसी धोखे में नहीं। सफीना बेगम ने कुछ कहना चाहा, अल्तमश ने पहली बार इन्हें दरमियान में रोक दिया। अगर किसी जिड़गे में कभी कोई बात हुई थी, इसके पीछे क्या हकीकत थी, क्या हालात थे, ये सब जाने बगैर किसी औरत पर उंगली उठाना इंसाफ नहीं। मगर अम्मी, इस बार इसका लहजा पहले से ज्यादा संजीदा था। मेरे और मेरी बीवी के मामले में कोई नहीं बोलेगा। सफीना बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं भी नहीं। आप मेरी माँ हैं, हमेशा रहेंगी। आपका एहतराम मेरी जिम्मेदारी है। वो एक लम्हा रुका। मगर फरिया मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिंदगी है। इसके बारे में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं सुन सकता जो इसकी तौहीन करे। इस लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फरिया अंदर आने लगी, मगर कमरे के अंदर की फिजा महसूस करते वो दरवाजे पर रुक गई। अल्तमश ने फौरन इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर दोबारा नरमी आ गई। आओ फरिया।
वो खामोशी से अंदर आ गया। अल्तमश ने मेज पर रखा डिब्बा उठाया, इसके हाथ में देते हुए मुस्कुराया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। फरिया ने हैरत से इसे देखा। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, दिल चाहता था। फरिया की आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से डब्बा अपने सीने से लगा लिया। सफीना बेगम खामोश खड़ी ये मंजर देखती रह गईं। आज इन्हें पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ वो अपने बेटे से फरिया को दूर करने की जितनी कोशिश कर रही थी, अल्तमश इतनी मजबूती से फरिया का साथ थामता जा रहा था। बीबी जी, सलमा ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। सफीना बेगम दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठी थी। चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे इनके सारे मंसूबे एक एक करके नाकाम होते जा रहे हों। आजा, सलमा एहतियात से अंदर आई। बीबी जी, आपको एक खबर देनी थी। सफीना बेगम ने बेदिली से इसकी तरफ देखा। आप क्या सुनाने आई है? मैं भी छोटे साहब के कमरे के पास से गुजर रही थी। ये सुनते सफीना बेगम सीधी होकर बैठ गईं। फिर मैंने अंदर से कुछ अजीब सुना। सफीना बेगम की आंखों में चमक आ गई। जल्दी बता, क्या सुना? सलमा ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोली। फरिया बेगम कह रही थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी मेरे साथ शोहरों की तरह पेश आए, मेरे शौहर बनकर रहें, मेरे शौहर बनेंगे तो फायदे में रहेंगे। सफीना बेगम चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गईं। क्या? इनके मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ बीबी जी, मैंने अपने कानों से सुना। सफीना बेगम की पेशानी पर बल पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? वो खुद ही बड़बड़ाने लगी। अल्तमश से तो आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। इसको हुक्म देने की हिम्मत किसी में भी नहीं। ये औरत इसे कह रही है कि शौहरों की तरह पेश आओ। सलमा ने भी इस बात में सर हिला दिया। मुझे भी ये अजीब लगा बीबी जी। सफीना बेगम कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगी। फिर अल्तमश ने क्या कहा इतना ही सुन पाई। इसके बाद मैं वहां से हट गई। सफीना बेगम गहरी सोच में डूब गई। ये औरत वैसी नहीं है जैसा मैंने समझा था। वो आहिस्ता से बोली, ये बहुत सोच समझ कर हर कदम रख रही है। सलमा ने तजस्सुस से पूछा, बीबी जी अब क्या करेंगी? सफीना बेगम की आंखों में एक नई चमक उभरी। अब मुझे जल्दी नहीं करनी, पहले ये जानना होगा कि आखिर इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। इसी वक्त दूसरी तरफ कमरे के अंदर फरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अल्तमश की टाई सीधी की। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे साथ एक सच्चे शौहर की तरह हमेशा इज्जत और साथ निभाइए। अल्तमश ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। ये वादा मैं दिल से कबूल किया था। इसे निभाने के लिए किसी याद दहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरिया की आंखों में इत्मीनान उतर आया। कमरे के बाहर खामोश राहदारी में अब कोई मौजूद नहीं था, मगर सफीना बेगम के दिल में पैदा होने वाले सवाल पहले से कई ज्यादा गहरे हो चुके थे। रात अपनी खामोशी की चादर पूरे आसमान पर फैला चुकी थी। हवेली के वसी सेन में चांदनी उतर रही थी। हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में हर चीज पुरसकून दिखाई दे रही थी। अल्तमश गहरी नींद में था। फरिया आहिस्ता से बिस्तर से उठी। इसने कोई आवाज नहीं होने दी। खामोश कदमों से चलती हुई खिड़की के पास जा खड़ी हुई। इसकी नजरें आसमान पर चमकते चांद पर जम गई। काफी देर तक वो बगैर पलक झपकाए इस तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से पलटी। इसकी निगाह सोए हुए अल्तमश पर पड़ी। वो चंद लम्हे से देखती रही। इसके होंठ लर्जे, आंखों में नमी उतर आई। अगले लम्हे वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। अपने घुटनों को दोनों बाजों में समेट लिया। पहले से आंसू बहे, फिर हिचकियां आने लगी, फिर रोने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल गई। अल्तमश की आंख फौरन खुल गई। वो एक झटके से उठ बैठा। फरिया। इसने इधर उधर देखा, फिर जमीन पर बैठी हुई फरिया पर नजर पड़ी। वो फौरन बिस्तर से उतरा, तेजी से इसके पास पहुंचा। फरिया, क्या हुआ? इसने घबरा कर इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। फरिया ने इसका हाथ झटक दिया। नहीं, इसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास कुछ भी नहीं। अल्तमश चंद लम्हे से देखता रहा। मैं हूं ना। वो नरमी से इसके बराबर बैठ गया। बताओ क्या हुआ है? फरिया ने सर जोर से नफी में हिलाया। नहीं। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। तुम चले जाओ। कहाँ जाऊं? दूर। इसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। मुझे अकेला छोड़ दो। अल्तमश अब वाकई परेशान हो गया। फरिया, मेरी तरफ देखो। मगर वो जैसे इसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। मैं अकेली हूँ, वो रोते हुए बोली। मेरा कोई भी नहीं है। अल्तमश ने इसका हाथ आहिस्ता से थामने चाहे। इसने फिर हाथ पीछे कर लिए। मुझे हाथ मत लगाओ।
फरिया सब चले जाते हैं, इसकी नजरें कहीं बहुत दूर टिकी हुई थी। सब छोड़ देते हैं। अल्तमश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये वो फरिया नहीं थी जिसे वो गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहा था। इसकी कैफियत बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे वो इस कमरे में मौजूद ही ना हो, जैसे किसी पुरानी याद में कैद हो। अल्तमश ने मजीद कुछ ना कहा, इसने आहिस्तगी से फरिया को अपने करीब खींच लिया। पहले तो वो मज़ाहमत करती रही, फिर अचानक जैसे इसकी सारी ताकत खत्म हो गई, वो खामोशी से इसके सीने से लग गई। अल्तमश ने इसके सर पर हाथ फेरा, इसके चेहरे पर बिखरे बाल निहायत नरमी से कान के पीछे किए, फिर इसकी पेशानी पर एक हल्का सा बोसा दिया। मैं हूं, इसने धीरे से कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। फरिया की हिचकियां अब भी जारी थी। सुन रही हो? अल्तमश की आवाज में अजीब सी शफकत थी। मैं तुम्हारा शौहर हूं। इसने इसे मजीद मजबूती से अपने हिसार में ले लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। फरिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें उठाई, इसकी नजरें सीधा अल्तमश के चेहरे पर जम गईं। काफी देर तक वो इसे देखती रही, फिर निहायत मध्यम आवाज में बोली, तुम भी? अल्तमश ने फौरन पूछा, क्या? फरिया की आंख से एक और आंसू बह निकला। तुम भी तो? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसके होंठ हिले। एक धोखा हो। अल्तमश का चेहरा एकदम साकित हो गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। अल्तमश के ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर फरिया ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम भी तो एक धोखा हो? सुबह की नरम धूप हवेली के सहन में फैल रही थी। अल्तमश गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों बाद फरिया बाहर आई। हल्के रंग का लिबास, सादा सा दुपट्टा, चेहरे पर हमेशा वाली खामोश मुस्कुराहट। चलें? अल्तमश ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। फरिया खामोशी से बैठ गई। काफी देर तक दोनों खामोश सफर करते रहे। कभी अल्तमश रास्ते में किसी जगह की तरफ इशारा कर देता, कभी फरिया खिड़की से बाहर सब्ज खेतों को देखने लगती। इतनी खामोश क्यों हो? अल्तमश ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, झूठ बोल रही हो। आपको कैसे पता? तुम्हारी खामोशी अब समझने लगा हूं। फरिया हल्का सा हंस दी। अच्छा हाँ। चंद लम्हों बाद इसने अचानक अल्तमश की तरफ देखा। वैसे एक बात कहूं? कहो। शौहर बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। अल्तमश ने एक लम्हा इसे देखा, फिर हंस पड़ा। तुमसे तो सीखी है। फरिया भी बेख्तियार हंस दी। गाड़ी में पहली बार दोनों की हंसी एक साथ गूंजी। कई घंटों बाद पक्की सड़क खत्म हो गई, कच्चे रास्ते शुरू हो गए। सामने एक कदीम सा गांव नजर आने लगा। फरिया ने आहिस्ता से कहा, यहाँ गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अल्तमश ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। फिर अब पैदल चलना होगा। दोनों साथ चलने लगे। गांव की गलियां वक्त की तरह पुरानी महसूस हो रही थी। हर तरफ खामोशी थी। काफी देर चलने के बाद रास्ता पथरीला हो गया। फरिया का कदम एक पत्थर से टकराया। वो लड़खड़ा गई, गिरने वाली थी कि अल्तमश ने फौरन इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में मिल गईं। फरिया ऐसे ऐसे देख रही थी जैसे सामने खड़ा इंसान भी हो, फिर भी किसी फासले पर खड़ा हो। अल्तमश ने नरमी से पूछा, ठीक हो? फरिया ने सिर्फ सर हिला दिया, फिर इसने दूर अफक की तरफ इशारा किया। वो देखो। अल्तमश ने नजरें उठाई। दूर एक बुलंद मीनार दिखाई दिया। चंद कदम और आगे बढ़े तो पूरा मंजर सामने आ गया। अल्तमश बेख्तियार रुक गया। इसके सामने हवेली नहीं थी, वो एक अजीमुल शान महल था। ऊंचे मीनार, संगे मरमर की मेहराबें, वसी दरवाजे, सदियों पुरानी दीवारें। वक्त ने गिर्द जरूर जमा दी थी। देखभाल ना होने की वजह से कई हिस्से वीरान हो चुके थे, फिर भी इसकी शान आज भी बाकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज अगर इसे दोबारा आबाद कर दिया जाए तो दुनिया भर के लोग इसे देखने आए। अल्तमश आहिस्ता से बोला। ये फरिया ने सर हिला दिया। हाँ, ये वो जिसके बारे में जिक्र किया था। ये किसका है? अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा है। तुम जानती हो आजकल के दौर में इसकी कीमत कितनी। मेरा ही है, इसके बारे में बताया था आपको। अल्तमश ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फरिया आहिस्ता आहिस्ता मरकजी दरवाजे तक गई। इसने हाथ दीवार पर रखा। इसके आंखों में बरसों पुरानी यादें उतर आईं। आज तुम्हें सब कुछ बता दूं। अल्तमश खामोशी से इसके बराबर खड़ा हो गया। फरिया ने गहरी सांस ली। मेरी पहली शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। इसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो मेरी मर्जी की शादी नहीं थी। चंद लम्हे खामोश रही। 8 साल इस रिश्ते में गुजारे। वो शख्स मियाँ बीवी वाला रिश्ता निभाने के काबिल नहीं था।
اس کے لیے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا. دنیا والوں کے سامنے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، جیسے ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں. لیکن حقیقت میں صرف میں جانتی تھی. لوگ سمجھتے رہے میں خوش ہوں، حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا. اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. مجھے کبھی وہ محبت نہیں ملی جس کی ہر بیوی خواہش کرتی ہے. میرے حصے میں صرف تنہائی آئی، غصہ آیا، ذلت آئی، خاموشیاں آئیں. پھر ایک دن وہ دنیا سے چلا گیا. ہوا کا ایک جھونکا دونوں کے درمیان سے گزرا. اس کے بعد اس کی ساری جائیداد میرے نام ہو گئی. اس نے محل کی طرف دیکھا، یہ محل بھی. التمش خاموشی سے سنتا رہا. فریا نے آہستہ سے کہا، ایک اور بات. التمش نے پہلی بار سنجیدگی سے پوچھا، وہ کون سی؟ فریا کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں. یاد ہے ہماری شادی کی پہلی رات؟ التمش کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پرانی یاد ابھری. کمرے میں پہلی رات دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے. فریا نے خاموشی توڑی. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی نے رشتہ داری اور مجھ پر ترس کھا کر میری شادی آپ سے کروا دی. فریا نے بولا تھا. التمش غصے میں کھڑا تھا. اس نے کہا کہ ہاں شادی تو کروا دی ہے، لیکن شادی چلانا یا نہ چلانا میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میں کوئی بھی بہانہ کر کے تمہیں کسی بھی وقت اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں. میری زندگی کے کچھ راز ہیں، اگر آپ بھی وہ راز رکھنے میں مدد کریں گے تو فائدہ ہم دونوں کا ہوگا. التمش حیران ہوا کہ کیا بات ہے، کیا کر رہی ہو، کیا چھپا رہی ہو؟ میں تم سے ایک بات چھپانا نہیں چاہتی. التمش نے صرف اسے دیکھا. میرے پاس بہت بڑی جائیداد ہے، اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری بھی. اس ٹائم فریا نے التمش کو مختصر بتایا تھا اور ایک شرط رکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں نے 8 سال شادی شدہ زندگی گزاری ہے، لیکن مجھے شادی شدہ زندگی کا سکون ایک پل کو بھی محسوس نہیں ہوا. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ 6 مہینہ گزارو، جس میں ہم بالکل ایک دوسرے کے ایسی زندگی گزاریں گے جیسے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. بہت محبت کرتے ہیں، حد سے زیادہ. اس کے بدلے میں تمہیں محل مل جائے گا، اور اس کے بعد مجھے بے شک اپنی زندگی سے نکال دینا. میں اپنی زندگی کسی اور کی طرح گزار لوں گی. التمش ٹائم ہی یہ بات سن کر حیران رہ گیا. لیکن وہ ایک کاروباری انسان تھا، اس کے لیے اس میں فائدہ نظر آیا تھا. ہم اس رشتے میں اس طرح رہیں گے التمش کی ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے بیچ یہ معاہدہ طے ہوا ہے. التمش نے دراصل خود بہت سارے پیسوں کا نقصان کیا تھا کسی نئے کاروبار کے لیے. اس کو اس محل کی بہت سخت ضرورت تھی. اس نے کاروباری ہو کر سوچنا شروع کر دیا تھا اور فوراً ہی فریا کے لیے ہاں بول دیا تھا. جب وہ دونوں ہی ماضی کے اس دریچے سے باہر آئے تو فریا نے محل کی طرف دوبارہ دیکھا. اس لیے آج میں تمہیں یہاں لائی ہوں. میں چاہتی تھی کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ بھی دیکھ لو جس کے بارے میں دنیا صرف کہانیاں جانتی ہے. التمش نے خاموشی سے محل کو دیکھا، پھر فریا کی طرف دیکھا. اس کے ذہن میں اب ایک ہی بات گردش کر رہی تھی. یہ عورت اپنے چہرے پر جتنی خاموشی دکھائی دیتی ہے، اس کے دل میں شاید اس سے کئی زیادہ طوفان چھپے ہوئے ہیں. محل کا مرکزی دروازہ کھلتے ہی گرد کی ہلکی سی تہ ہوا میں بکھر گئی. اندر قدم رکھتے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا ہو. سنگ مرمر کے لمبے برآمدے، اونچی محرابیں، دیواروں پر ہاتھ سے بنے ہوئے نقش، چھتوں پر نفیس کندہ کاری. ہر کمرہ اپنی الگ شان رکھتا تھا. کہیں قدیم فانوس لٹک رہے تھے، کہیں بڑے بڑے آئینے دیواروں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے. کئی کمروں کا فرنیچر سفید چادروں میں ڈھکا ہوا تھا. التمش ہر طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا. یہ محل تو کسی عجائب گھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. فریا ہلکا سا مسکرائی. یہاں بچپن نہیں گزرا، پھر بھی زندگی کے 8 سال یہیں گزرے. وہ ایک بڑے ہال میں جا کر رک گئی. اس ہال میں کبھی محفلیں سجا کرتی تھیں. پھر ایک اور کمرہ دکھایا، یہ لائبریری تھی. پھر ایک لمبی راہداری. آخر میں وہ دونوں محل کی چھت پر جا کھڑے ہوئے. پورا گاؤں نیچے دکھائی دے رہا تھا. التمش نے گہری سانس لی. اگر اس محل کی دوبارہ مرمت ہو جائے تو لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آئیں گے. فریا نے خاموشی سے سر ہلا دیا. اس لیے تو تمہیں یہاں لائی تھی. کچھ دیر بعد دونوں واپس روانہ ہو گئے. پورا راستہ خاموشی میں گزرا. التمش بار بار فریا کو دیکھتا رہا. پہلے سے صرف ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، اب نہ جانے کیوں اس کی خاموشی بھی اچھی لگنے لگی تھی. رات کو دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے. فریا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد
اس نے آہستہ سے کہا التمش ہاں اس کھیل کے سے 50 دن باقی رہ گئے ہیں۔ التمش چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فریا ہلکا سا مسکرائی۔ بس یہ 50 دن بھی میرے ساتھ ہنسی خوشی گزار لو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر محل تمہارا۔ ایسے نظریں جھکا لی، میں اپنی زندگی گزارنے کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی۔ میرے پہلے شوہر کی اور بھی بہت سی جائیداد ہے، میرے گزارے کے لیے وہ کافی ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ التمش نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے۔ فریا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شکریہ۔ وہ آہستہ سے بستر پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں پرسکون ہو گئی۔ وہ سو چکی تھی، مگر التمش کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایسے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ دل ہی دل میں خود سے بات کرنے لگا، میں نے تو اس کے ساتھ صرف ایک معاہدہ کیا تھا، 50 دن بعد سب ختم ہو جائے گا، محل میرے پاس آ جائے گا، وہ اپنی زندگی گزارنے چلی جائے گی، بس یہی طے ہوا تھا، یہی ہونا چاہیے۔ وہ خود ہی خاموش ہو گیا۔ اچانک دل کے کسی کونے سے ایک اور آواز ابھری، کیا واقعی یہی ہونا چاہیے؟ وہ چونک گیا، میں کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب؟ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، وہ بیوہ بھی ہے، معاہدہ ختم ہو گیا، میں کسی کنواری لڑکی سے شادی کر لوں گا، یہی تو ہمیشہ چاہتا تھا۔ دل نے پھر آہستہ سے سوال کیا، فریا کے بغیر رہ پاؤ گے؟ التمش نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ یہ سوال پہلے سے زیادہ گونجنے لگا، کیا واقعی رہ پاؤ گے؟ صبح چائے کون یاد دلائے گا؟ دفتر جاتے وقت شرٹ کے بٹن کون بند کرے گا؟ خاموش بیٹھ کر میری باتیں کون سنے گا؟ میری ہر چھوٹی بات کا خیال کون رکھے گا؟ میں بیمار ہوا تو میرے سرانے کون بیٹھے گا؟ کمرہ اتنا خاموش کیوں لگے گا؟ اس نے فوراً سر جھٹکا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے دوبارہ فریا کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی، چہرے پر سکون تھا۔ التمش آہستہ سے اس کے قریب گیا، اس کے چہرے پر آئی ایک لٹ پیچھے کی، پھر خاموشی سے واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا شاید وہ معاہدہ نبھا رہا تھا، مگر دل کسی اور راستے پر چل پڑا تھا۔ اگلی صبح ناشتے سے پہلے ہی اس نے اپنے مینیجر کو فون کیا، آج سے محل کی صفائی شروع کر دو، ماہر انجینئر بلاؤ، جو حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس کی مکمل رپورٹ چاہیے، رینوویشن کا پورا منصوبہ بنا دو، کام فوراً شروع ہونا چاہیے۔ فون بند کرتے وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خود کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ یہ سب محل کے لیے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ایسا احساس جنم لے چکا تھا جسے ابھی تک وہ نہ پہچان پایا، نہ اس کا نام رکھ پایا تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، دیکھتے دیکھتے وہ 50 دن بھی گزر گئے جن کا ذکر فریا نے اس رات کیا تھا۔ ان دنوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ التمش پہلے سے زیادہ مسکراتا تھا، دفتر سے جلدی واپس آنے لگا تھا، ہر شام فریا کے ساتھ چائے پیتا، کبھی لان میں ٹہلتا، کبھی لمبی باتیں کرتا، مگر ایک چیز نہیں بدلی، فریا نے کبھی اپنے دل کی بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا دل بھی اس رشتے سے وابستہ ہو چکا ہے۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون رہی، پہلے کی طرح خاموش رہی۔ پھر ایک صبح التمش نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں بڑے بڑے سوٹ کیس کھلے پڑے تھے۔ فریا آہستہ آہستہ اپنا سامان طے کر رہی تھی، ہر کپڑا بڑی احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ التمش کچھ لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ سب کیا ہے؟ فریا نے پلٹ کر دیکھا، سامان رکھ رہی ہوں۔ کیوں، اب جانا ہے؟ التمش کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ کہاں جاؤ گی؟ فریا نے کپڑے طے کرتے ہوئے جواب دیا، کہیں بھی۔ کہیں بھی مطلب؟ جہاں قسمت لے جائے۔ التمش نے بے اختیار اس کا ہاتھ روک لیا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ فریا نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بتانے جیسی کوئی خاص بات نہیں۔ اکیلی کیسے رہو گی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، دنیا میں بہت سے لوگ اکیلے رہتے ہیں، میں بھی رہ لوں گی۔ التمش کی بھویں تن گئی، مجھے تم سے کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ کیوں؟ کیونکہ بتانے سے کچھ بدلے گا نہیں۔ تم ضد کر رہی ہو شاید۔ فریا، جی، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ کپڑے رکھنے لگی۔ التمش کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا، خاموش انسان کبھی کبھی سب سے زیادہ تکلیف دے جاتا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب طے شدہ مدت پوری ہو گئی۔ صبح سے فریا نے اپنا سارا سامان دروازے کے قریب رکھ دیا۔ وہ نیچے آنے لگی تو سامنے التمش کھڑا تھا، چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ایک بات کہنی ہے۔ فریا رک گئی، جی۔
دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اگر ابھی تم چلی گئی تو انہیں بہت صدمہ ہوگا، صرف 1-2 ہفتے اور رک جاؤ، جب ان کی طبیعت سنبھل جائے گی پھر جو تم مناسب سمجھو گی۔ فریہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر دادی کے کمرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ التمش نے سکون کا سانس لیا، مگر اس سکون کی عمر زیادہ لمبی نہ تھی۔ اس دن سے فریہ بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ناشتہ الگ، دوپہر کا کھانا الگ، رات کا کھانا بھی الگ۔ وہ ضرورت سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، صرف اتنا ہی بولتی جتنا ضروری ہوتا۔ رات کو التمش کمرے میں آیا، اس نے دیکھا فریہ بستر پر نہیں تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی مگر آنکھیں بند تھی، شاید سو چکی تھی۔ التمش چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، فریحہ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جی؟ وہاں کیوں سو رہی ہو؟ یہی ٹھیک ہے، پہلے تو کبھی نہیں کیا، اب ٹھیک لگتا ہے۔ ادھر آ جاؤ۔ نہیں۔ صرف ایک لفظ، پھر خاموشی۔ التمش نے پہلی بار اپنے اندر عجیب سی بے بسی محسوس کی۔ اگلے چند دن بھی ایسے گزرے۔ فریہ ہر وقت فاصلے میں رہی۔ وہ اسے نظریں چڑا لیتی، بات مختصر کرتی، جلدی کمرے سے نکل جاتی۔ التمش کا غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اسے احساس ہونے لگا اسے فریہ کی عادت پڑ چکی ہے، اس کی آواز کی، اس کی خاموشی کی، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی، اس کے ہاتھ سے شرٹ کے بٹن بند کروانے کی۔ اب یہ سب اچانک ختم ہو رہا تھا، مگر فریہ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے دونوں کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے نہ ہوں۔ رات کافی گزر چکی تھی، کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ فریہ اپنی الماری کے سامنے کھڑی آخری چند کپڑے طے کر رہی تھی۔ سوٹ کیس تقریباً بند ہو چکا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی جا چکی تھی۔ دروازہ کھلا، التمش اندر آیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے فریہ کو دیکھا۔ وہ حسب معمول خاموش تھی، نہ اس نے مسکرا کر دیکھا، نہ کوئی بات کی، بس اپنے کام میں مصروف رہی۔ التمش نے آہستہ سے کہا، فریہ۔ جی؟ صرف ایک لفظ، پھر خاموشی۔ التمش نے دوبارہ آواز دی، میری طرف دیکھو۔ فریہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملیں۔ کمرے میں چند لمحے کی مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک التمش اس کے قریب آیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے فریہ کے بازو تھام لیے، اتنی مضبوطی سے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر کیوں؟ اس کی آواز میں پہلی بار بے بسی تھی۔ کیوں غیروں کی طرح پیش آ رہی ہو؟ فریہ خاموش رہی۔ جو لڑکی ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، میرے ساتھ چائے پیتی تھی، میرے ساتھ ہنستی تھی، میرے ساتھ چلتی تھی، آج وہ مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہی۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے سامنے کر لیا، میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ فریہ نے نظریں اٹھائیں۔ التمش کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیوں؟ وہ آہستہ سے بولی، وہ سب میری خواہش تھی، اب وہ خواہش ختم ہو گئی۔ التمش جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر دھیرے سے بولا، میری خواہش جگا کر تمہاری کیسے ختم ہو گئی؟ فریہ کی پلکیں لرز گئیں، وہ شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ التمش کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ کیا ثابت کر کے جانا چاہتی ہو؟ یہ کہ 6 مہینے میرے ساتھ صرف ایک وعدہ کر کے پورا کرنے کے لیے گزارے، یہ کہ میں صرف محل کے لیے تمہارے ساتھ تھا، یہ کہ اب میں آرام سے تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہارے نام پر ایک اور دھبا لگا دوں گا، پھر تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں فریہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ فریہ پہلی بار گھبرا گئی۔ التمش، نہیں، اس نے بات کاٹ دی، آج میری بات سنو۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ تم اتنی آسانی سے کیسے فیصلہ کر سکتی ہو کہ تم چلی جاؤ گی؟ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فریہ نے آہستہ سے کہا، اگر میں یہاں رہی، پھر کبھی آپ کو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ التمش نے فوراً جواب دیا، تم بھی تو کنواری تھی جب میرے پاس آئی۔ فریہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ہاں، تم دنیا جو چاہے کہتی رہے، میرے لیے تم وہی لڑکی تھی جس کے دل کو کبھی کسی نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ میرے لیے تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا مقام کسی لفظ کا محتاج نہیں۔ مجھے دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو صرف تم سے۔ فریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ التمش نے پہلی بار اپنا دل پوری طرح کھول دیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے، عادت ہے، یا اس سے بھی بڑا کوئی احساس۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تمہارے جانے کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے، کمرہ خالی لگتا ہے، زندگی خالی لگتی ہے۔ مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، برائے مہربانی مت جاؤ۔ فریہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، جسے یقین ہی نہ رہو۔ کیا واقعی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ واقعی میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ التمش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔
कसम से नहीं रह सकता। मैं हर सुबह तुम्हें ढूंढता हूँ, हर रात तुम्हारे साथ बात करने का इंतजार करता हूँ। मुझे अपने हर दिन में तुम नजर आती हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। फरिया के जब्त का बंधन टूट गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। अगले लम्हे इसने अल्तमश को मजबूती से गले लगा लिया। इसके आंसू अल्तमश के कंधे को भिगोने लगे। मैं भी नहीं रह सकती, वो रोते हुए बोली, एक लम्हा भी नहीं। मैंने खुद को बहुत समझाया, सोचा था जो वादा किया वो पूरा करना होगा। सोचा था चली जाऊंगी तो शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं हर रोज खुद को मजबूत बनाती रही, हर रोज आपसे दूर रहने की कोशिश करती रही, मगर हर रात दिल हार जाता था। अल्तमश ने इसे मजीद करीब कर लिया, इसके सर पर हाथ फेरा। पागल हो तुम, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। एक बार कह देती कि नहीं जाना, फिर कभी जाने न देता। फरिया ने आंसू साफ किए। डर लगता था। किस बात का? कि कहीं आप सिर्फ अपना वादा निभा रहे हो। अल्तमश ने आहिस्ता से इसकी पेशानी अपने माथे से लगा दी। अब एक वादा मैं करता हूँ। कौन सा? अब ना कोई मुआयदा रहेगा, ना कोई मुद्दत, सिर्फ हम रहेंगे, हमारी जिंदगी रहेगी और ये साथ। फरिया ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कुछ रिश्ते वक्त से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। और जब दिल से एक बार किसी को अपना मान ले, फिर कोई मुद्दत, कोई वादा, कोई खौफ इसे जुदा नहीं कर सकता। चंद महीने गुजरने में ज्यादा देर नहीं लगी। जिस महल की दीवारों पर कभी गर्द जमी हुई थी, आज वही महल नई जिंदगी पा चुका था। हर दीवार अपनी पुरानी शान के साथ दोबारा खड़ी थी। हर मेराब पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बाग दोबारा आबाद हो चुके थे। फव्वारे चलने लगे थे। रात के वक्त जब पूरे महल की रोशनियां एक साथ जलती थीं तो दूर दूर तक सिर्फ इसी महल का चर्चा होता था। अल्तमश ने महल के एक हिस्से को शाहाना 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया था। दूसरे हिस्से में जदीद अंदाज का अजीमुल शान मैरिज हॉल तैयार हो चुका था। लोग दूर दूर से बुकिंग करवाने आने लगे। इफ्तिताह से पहले वाली शाम अल्तमश ने फरिया से कहा, आज तुम्हें एक चीज दिखानी है। फरिया मुस्कुराते हुए इसके साथ चल दी। वो दोनों महल के अंदर दाखिल हुए। फरिया की नजरें हर तरफ घूम रही थीं। वो बार बार रुक जाती, कभी दीवार को हाथ लगाकर देखती, कभी छत की तरफ देखती। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। अल्तमश खामोशी से इसके तासुरात देख रहा था। फरिया आहिस्ता से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह दोबारा ऐसी लगेगी। अल्तमश मुस्कुरा दिया। अभी सब कुछ नहीं देखा। वो इसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ ले गया। वहां एक अलग राहदारी थी। आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था। अल्तमश ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते फरिया हैरान रह गई। वो किसी होटल का कमरा नहीं था, वो एक मुकम्मल घर था। कुशादा ड्राइंग रूम, बड़ी सी लाइब्रेरी, खुली बालकनी, खूबसूरत किचन, वसी बेडरूम, हर चीज निहायत नफासत से तैयार की गई थी। फरिया हैरत से इधर उधर देख रही थी। अल्तमश ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा? फरिया ने आहिस्ता से पूछा, ये किसके लिए बनाया? अल्तमश इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। तो मेरे लिए। फिर चंद लम्हे रुक कर बोला, और मेरी महल रानी के लिए। फरिया की पलकें लर्ज गईं। अल्तमश ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ महल ही मेरा नहीं हुआ, महल रानी भी मेरी है। फरिया की आंखों से आंसू निकल आए। वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी। इसने धीरे से कहा, तुम हर बार मुझे हैरान कर देते हो। अल्तमश हंस पड़ा। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी बहुत हैरान करना है। फरिया ने हल्के से इसके सीने पर हाथ मारा। इतनी खुशियां भी कौन देता है? अल्तमश ने इसका हाथ पकड़ लिया। कम है, मेरे हिसाब से भी कम है। मैं चाहता हूँ तुम हर सुबह मुस्कुरा कर उठो, हर शाम सुकून से गुजारो। जिंदगी का कोई दिन ऐसा ना आए जब तुम्हें अपनी तन्हाई याद आए। फरिया ने नजरें झुका ली। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मुझे लगता था मेरे हिस्से में बस खामोशियां हैं। अल्तमश ने इसकी ठोड़ी को नरमी से ऊपर किया। अब खामोशियां नहीं होंगी, अब सिर्फ तुम्हारी हंसी होगी, तुम्हारी बातें होंगी, तुम्हारी शरारतें होंगी। फरिया मुस्कुरा दी। शरारतें मैं पहले भी करती थी। अल्तमश ने मसनूई संजीदगी से कहा, हाँ, बहुत तंग करती थी। फरिया ने भवें उचका दी। मैं अल्तमश हंसने लगा। सुबह सुबह चाय ना मिले तो पूरी हवेली सर पर उठा लेता था। फरिया भी हंस पड़ी। शर्ट के बटन बंद ना हो तो खुद बंद नहीं होते थे। अल्तमश ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी बीवी बंद कर देगी। फरिया ने मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट के ऊपर वाला बटन बंद किया। देखा, अभी भी टेढ़ा लगा हुआ था। अल्तमश ने जानबूझकर कहा, अच्छा, फिर तो रोज बंद करवाना पड़ेगा। फरिया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। रोज ही बंद करूंगी। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद वो बालकनी में आ गए। नीचे महल रोशनियों में नहाया हुआ था। मेहमान इफ्तिताह की
तैयारियों में मसरूफ थे। 2 फव्वारों का पानी चमक रहा था। अल्तमश ने आहिस्ता से फरिया का हाथ थाम लिया। जानती हो, इस महल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। फरिया ने सवालिया नजरों से देखा। सबसे कीमती चीज तो महल ना भी मिलता तब भी मुझे कोई अफसोस ना होता, क्योंकि मुझे तुम मिल गई। फरिया की आंखें फिर नम हो गई। मैंने सोचा था एक दिन चुपचाप चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आएगी। अल्तमश फौरन बोला, ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। तुम्हारे बगैर तो ये महल भी वीरान लगता है, ये दौलत भी बेमायनी लगती, ये कामयाबी भी अधूरी लगती। तुम हो तो सब कुछ है। फरिया ने आहिस्ता से अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। काफी देर दोनों खामोश खड़े रहे। वो खामोशी भी अजीब थी, जिसमें लफ्ज नहीं थे, सिर्फ सुकून था, सिर्फ मोहब्बत थी। कुछ देर बाद अल्तमश से मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं? फरिया ने सर हिला दिया, अगर वक्त वापस आ जाए फिर भी मेरे साथ शादी करोगी? फरिया ने बिना सोचे जवाब दिया, हर बार, सिर्फ तुम्हारे साथ। अल्तमश ने हंसते हुए कहा, चाहे मैं इतना जिद्दी क्यों ना हूं। फरिया भी हंसती। तुम जिद्दी नहीं, बहुत अच्छे शौहर हो। अल्तमश ने शरारती अंदाज में कहा, सर्टिफिकेट मिल गया, अब कोई नहीं छीन सकता। फरिया ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा, कोई नहीं। अल्तमश ने दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम लिया, इसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया। फिर धीरे से बोला, लोग कहते हैं रिश्ते उम्र देखकर बनते हैं, मैं कहता हूँ रिश्ते दिल देखकर बनते हैं। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो, अगर इज्जत हो, अगर एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा हो, तो उम्र कभी दरमियान में नहीं आती। लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या कहती है, ये सब पीछे रह जाता है। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी दोस्त हो, मेरा सुकून हो, मेरी खुशी हो, मेरा घर हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। फरिया के आंसू एक बार फिर बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। नीचे महल की रोशनियां मजीद जगमगा उठी। आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरा आसमान सजा दिया। अल्तमश ने फरिया का हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो मुआहदा खत्म हो चुका था, मगर मोहब्बत अभी शुरू हुई थी। और इस मोहब्बत की कोई मुद्दत नहीं थी, कोई आखिरी दिन नहीं था, सिर्फ एक खूबसूरत जिंदगी थी जो अब दोनों ने हमेशा एक साथ गुजारनी थी।